नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा के साथ 18वीं लोकसभा का सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो खबर ये है कि ओम बिरला नामांकन करने के लिए स्पीकर पद के लिए जा रहे हैं, जो खबर सामने आई है। साथ ही राहुल गांधी ने भी उनके नाम पर सहमति अपनी जता दी है, तो ओम बिरला दोबारा स्पीकर बनेंगे, जो खबर सामने आ रही है। बता दें कि कल की अगर बात करें तो पीएम मोदी सहित 266 सांसदों ने शपथ ग्रहण किया था। बाकी सांसद आज शपथ ले रहे हैं। वहीं इसके साथ ही स्पीकर को लेकर के आज का दिन बेहद खास है, जिसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है, इसलिए एनडीए के उम्मीदवार को आज 12 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करना है। नामांकन दाखिल होने के बाद कल स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। खबर है कि ओम बिरला ही दूसरी बार एनडीए के उम्मीदवार होंगे। विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा, इसलिए उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन ओम बिरला के नाम पर जो सहमति है वो विपक्ष की तरफ से सामने आ चुकी है। अगर सहमति नहीं बनती तो चुनाव की स्थिति बनती है, लेकिन सर्वसम्मति से एक बार फिर से ऐसा तय माना जा रहा है कि ओम बिरला इस स्पीकर पद की कुर्सी को संभालेंगे, नॉमिनेशन अपना ये करेंगे। और देखिए, ओम बिरला को लेकर के समर्थन राहुल गांधी का भी सामने आया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। और चलिए अब नीट पेपर लीक की बात कर लेते हैं। और नीट पेपर लीक मामले में जो 13 आरोपी हैं वो बेऊर जेल में बंद है और उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताते हैं। तो 13 आरोपियों की याचिका पर सुनवाई हुई। जमानत याचिका पर एडीजे कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पीपी से ऑर्डर पेपर मांगा है। इसके साथ साथ सीबीआई जांच का ऑर्डर पेपर कोर्ट की तरफ से मांगा गया है। सुनवाई में कोर्ट का आदेश है कि आगे की सुनवाई जो है वो सीबीआई करेगी। तो इस पूरे मामले की जो छानबीन है वो सीबीआई कर रही है और कोर्ट ने भी ये कहा है कि आगे की जो सुनवाई है वो सीबीआई करेगी। तो देखिए, कोर्ट ने पीपी से ऑर्डर पेपर मांगा है, सीबीआई जांच का ऑर्डर पेपर की मांग की गई है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, इस याचिका पर कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है? कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है इस मामले में सुनवाई करते हुए कि ये मामला की अब सीबीआई कोर्ट को चला गया है। पीपी जो कोर्ट रूम में मौजूद थे उनसे पूछा कोर्ट ने कि ये मामला जो सीबीआई को गया है, तो आपने इसकी जो आधिकारिक सूचना है, जानकारी जो है विद पेपर, वो क्या कोर्ट को आपने सबमिट किया, जानकारी दी? तो पीपी ने कहा कि मैं 1.5 घंटे में उपलब्ध करा दूंगा ये ऑर्डर कॉपी। तो कोर्ट ने इस पर सीधे तौर पे कहा कि यह मामला चूंकि अब सीबीआई के अधीन चला गया है, सीबीआई की विशेष अदालत थी अब इस मामले की सुनवाई करेगी। तो ऐसे में जो जमानत याचिका है 13 आरोपियों की तरफ से लगाई गई, या फिर जो अग्रिम जमानत याचिका संयुक्त जो आरोपी बताए जा रहे हैं उनके द्वारा जो लगाई गई है अग्रिम जमानत, इसका भी सुनवाई जो है वो अब सीबीआई की विशेष अदालत ही करेगी। इस पे हम कुछ अपना सुनवाई नहीं करेंगे, वर्डिक्ट हमारा कुछ नहीं होगा। तो अब ये चूंकि मामला सीबीआई के अधीन गया है तो सीबीआई की विशेष अदालत जो है वो इस पर निर्णय लेगी। तो आप इसकी कॉपी ला करके, जो ऑर्डर कॉपी हुआ है, बिहार सरकार से नोटिफिकेशन जो हुआ है और सीबीआई ने जो केस को अपने हैंड में लिया है, दोनों की मूल्य कॉपी, मूल प्रति जो है वो कोर्ट को उपलब्ध कराइए, ताकि इसे हम सीबीआई कोर्ट को, विशेष अदालत जो है सीबीआई की, उसे हम फॉरवर्ड कर सके। तो साफ तौर पे समझा जा सकता है कि अब यह मामला जो है, इस मामले की जो सुनवाई है वो सीबीआई की विशेष अदालत करेगी। पटना की जो सीबीआई की विशेष अदालत है वो करेगी और वो क्या निर्णय लेगी, कब इसकी सुनवाई शुरू करेगी, ये सीबीआई की विशेष अदालत पे ही अब निर्भर करता है। तो अब ये मामला जो है वो सीबीआई की विशेष अदालत के अधीन चला गया है। तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर कॉपी आते ही फॉरवर्ड किया जाएगा और फिर सीबीआई की विशेष अदालत तय करेगी कब इसकी सुनवाई होगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका।
और चलिए देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रहा है और सबसे खास संजीव मुखिया की अगर बात करें, जो मुख्य आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के, उस पर कार्रवाई को लेकर के उसने एक कवच का इस्तेमाल किया है। किस कवच का इस्तेमाल किया है तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड मामले का आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ 5 मई को पटना के शास्त्री नगर थाना में FIR दर्ज हुआ। ठीक 1 महीने बाद 5 जून को संजीव मुखिया ने पटना की ADG 5 की कोर्ट से नो कोअर्सिव आदेश प्राप्त कर लिया और यही वो उसके लिए कवच बना हुआ है। इस आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शास्त्री नगर में नीट मामले को लेकर दर्ज FIR संख्या 358/2024 में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस वजह से EOU की जांच में उसका नाम बार बार आने या उससे जुड़े कई लिंक मिलने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। बता दें कि इस केस में गिरफ्तार 13 आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं कोर्ट संजीव मुखिया की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई उसने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट इस पर भी निर्णय लेगा कि संजीव को कोर्ट की तरफ से मिला नो कोअर्सिव आदेश लागू रहेगा या नहीं। अब देखिए अब तक क्या हुआ इस मामले में, उस पर भी एक नजर हम डाल लेते हैं। तो बताता है किस तरीके से केस जो आगे बढ़ता गया। नीट पेपर लीक का केंद्र जो है वो बिहार बना और बिहार से ये पेपर लीक की खबर सामने आई। सिकंदर प्रसाद यादवेंदु पर बड़े आरोप लगते हैं। उसके बाद अनुराग, नीतीश और अमित आनंद का कबूलनामा सामने आता है। तेजस्वी के PS प्रीतम पर भी गंभीर आरोप लगते हैं। विजय सिन्हा डिप्टी CM इस पर सवाल उठाते हैं। देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। इसके साथ साथ उन पर केस भी दर्ज होता है। गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने बड़ा खुलासा भी किया। खुलासा प्रश्न पत्र रॉकी ने WhatsApp पर भेजा, ये खुलासा सामने आता है। इसके साथ साथ हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का नाम सामने आता है जहां से पेपर लीक होता है। उसके बाद सेंटर पर पहुंचने से पहले प्रश्न पत्र का लीक का जो मामला है वो सामने आता है और पूरी जांच जो है अब CBI के हवाले किया गया है। तो देखिए अब तक क्या क्या हुआ इस मामले में वो हम आपको बता रहे हैं और देखिए किस तरीके से लगातार अब जो जांच है वो आगे बढ़ती गई। हालांकि इस बीच अगर जमानत याचिका की अगर बात करें, जिन 13 आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई उसको लेकर भी कोर्ट में आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने PP से ऑर्डर पेपर की मांग की है। तो 13 आरोपियों की याचिका पर आज सुनवाई हुई। लगातार जो अपडेट है वो भी इस मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं। CBI की तरफ से जो जांच है वो लगातार की जा रही है और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आगे की जो जांच है वो CBI इस मामले में करती रहे। और देखिए बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर के CBI के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं पटना में और नीट पेपर मामले की जो जांच है वो तेज हुई है। तो CBI ऑफिस की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पटना SSP भी अब पहुंचे हैं, जहां CBI अधिकारियों से मुलाकात हुई है। वहीं SSP ने इस पूरे मामले पर कहा कि ये औपचारिक मुलाकात तो CBI के अधिकारियों से हुई है। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था, जिससे काला अध्याय भी जाना जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं। आज आपातकाल के 49 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल पर सियासी घमासान मचा है। PM मोदी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लिखा है कि आज का दिन बहुत कुछ याद दिलाता है। PM मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते हुए बैक टू बैक 4 पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। ये दिन हमें याद दिलाती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए कहा, देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस का लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमित शाह ने लिखा, अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने
एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। उन्होंने लिखा कि इस दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी। तो किस तरीके से काला अध्याय बना उसको लेकर के अमित शाह ने ये पोस्ट किया है। इमरजेंसी की कहानी क्या है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी और ऐसे कई किरदार 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा होती है और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर यह इमरजेंसी लगती है। तो 75 के बाद यह इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक देश भर में लागू रही। तो आज 25 जून है और इस 25 जून 1975 का जो दिन है और जब हर साल 25 जून आता है तो इसे काला अध्याय के रूप में देखा जाता है। किस तरीके से बंदिशें लगा दी गई थी, चाहे वो प्रेस हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, और ऐसे में लोग काफी परेशान भी रहे। इसको लेकर के लगातार आंदोलन भी किए जाते रहे और इसको लेकर के लगातार ये भी कहा जाता रहा कि कांग्रेस ने इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर कभी माफी नहीं मांगी या फिर उसे ये नहीं लगा कि उन्होंने कभी गलती की। तो बता दें कि 1975 को देश में आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। बीजेपी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल है। काल लगाने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं संविधान को तार तार किया। आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। उनको तो इस देश की जनता के से आज के दिन माफी मांगना चाहिए कि आज ही वो काला दिन है जिसने इस देश में लोकतंत्र की हत्या होते देखा था। पूरी तानाशाही रवैया के तहत कांग्रेस ने पूरे देश को अपने एक तानाशाही रवैये के अंदर ले लिया था और आज के दिन उन्होंने हर चीज पर पाबंदी लगाई थी। देश में कई राज्यों को उन्होंने राष्ट्रपति शासन से भंग किया हुआ है। तो ऐसे चीजें कहीं न कहीं इस पूरे कांग्रेस के इतिहास को दिखाता है और आज उसी कांग्रेस के गोद में बैठे हुए लोग आज कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की दुहाई देते हैं। अरे जिनका जन्म ही संविधान को हमेशा खतरा दिया हो, जिन्होंने 1947 और 1950 में देश की कल्पना को इसलिए दो भागों में विभाजित कर दिया क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो जिन्होंने इस देश के विभाजन पे अपनी पद को बड़ा बनाया, वो आज क्या संविधान की दुहाई देंगे। ये तो इमरजेंसी थी, वो इतिहास बन गया और उसको लेकर के विपक्षी हर बार ये बोलते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाया, लेकिन विगत 10 वर्षों से देश में जो अघोषित इमरजेंसी है, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जब जनता के हित में बात कही तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, उनको घर से उनका जो सरकारी आवास है उसको खाली करा दिया जाता है। तो अभी जो स्थिति है एकदम लोकतंत्र में अघोषित इमरजेंसी की जैसी बनी हुई है। संविधान खतरे में है, इस बात का जिक्र लगातार इस बार विपक्ष करता रहा, लेकिन इसी जिक्र को लेकर के बीजेपी ने निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर कि जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है, आपको पता है कि उन्होंने ही आपातकाल लागू किया था और इस तरीके से बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। देश में इमरजेंसी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लागू रही। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये 21 महीने काफी विवादास्पद रहे। इन 21 महीनों में जो कुछ भी हुआ, सत्ता दल अभी भी कांग्रेस को समय समय पर कोसते रहते हैं। इमरजेंसी के 49 साल पूरे होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपातकाल की तारीख को काला दिन बताते हुए संविधान को बचाने की बात करने वाले लोगों ने ही आपातकाल लागू किया था, ये बीजेपी ने कहा है, और आम लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। के दिन में सारे संवैधानिक अधिकार सस्पेंड करके इंदिरा गांधी जी ने सब अधिकार खुद रख लिया था। जबरन लोगों को बिना बेल के प्रोविजन वाले मीसा एक्ट में बंद कर दिया गया था। लाखों नेता बंद हुए थे, उसमें से कई ऐसे नेता हैं जो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी हैं। जबरन लोगों को पकड़कर नसबंदी कराई गई थी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियां छीन ली गई थी। तो जो लोग संविधान को बचाने की आज बात कर रहे हैं, उन्होंने संविधान की 50 वर्ष पूर्व हत्या की थी। और आपातकाल को लेकर के बीजेपी के उठाए सवाल पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि 10 सालों से, पिछले 10 सालों से अघोषित आपातकाल देश में है। देखिए, ये सिर्फ तारीख के रूप में लोगों को गुमराह करने का विषय है। पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोग
अघोषित आपातकाल का दृश्य लगातार देख रहे हैं। संस्थागत जो क्षरण हुआ है, जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, जिस प्रकार से लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, यहाँ तक कि मीडिया पर भी अंकुश लगाया गया है, वो लोग देख रहे हैं। तो ये सारी बातें अब सिर्फ बातें ही हैं। 25 जून की तारीख हर साल जब आती है तो सियासत भी तेज हो जाती है और ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए कहा है कि जो जुल्मों सितम ढाए गए कांग्रेसियों की तरफ से, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये पोस्ट है कि आपातकाल के दौरान हुए जुल्मों सितम के लिए कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए। ये जीतन राम मांझी का जो पोस्ट है वो सामने आया है। और देखिए, मांझी के इस पोस्ट के बाद से लगातार जो सियासत है वो और भी तेज हो चली है। इस पर प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आई है। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से अघोषित आपातकाल की बात कही जा रही, तो बीजेपी लगातार इस बात को उठा रही कि उस वक्त लोकतंत्र की हत्या की गई थी। हत्या की गई थी। आज ही के दिन कांग्रेस ने संविधान की हत्या की गई थी और आज ये लोग बात करते हैं कि संविधान की हत्या कर रहे हैं हम लोग। अगर आज हत्या होती, अगर आज लोकतंत्र नहीं होता तो आप नहीं कह पाते कि चौकीदार चोर है। लेकिन उस समय किसी भी नेता प्रतिपक्ष का बयान हो, कोई पत्रकार अपने मन से कुछ भी छाप नहीं सकता था। इस तरह का अंकुश आपने मीडिया, कोर्ट, आमजन सब पर लगा दिया था। इसके लिए आपको आज माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार कार्यक्रम चला रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस संबंध में जीतन राम मांझी जी पहले अपने एनडीए के नेताओं के कार्यक्रम और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देख लेते तो वो इस तरह की बातें करने से पहले 100 बार सोचे होते। पिछले 10 वर्षों से देश में अघोषित इमरजेंसी है। जिस तरह से लोटस ऑपरेशन के तहत चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है चुनी सरकार को गिराने के लिए, लोगों को टारगेट करने के लिए, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है संवैधानिक पद, वो नहीं दिया गया विपक्ष को पिछले टर्म में, तो ये पिछले मनमानी तरीके से मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। बिहार में बढ़ते अपराध पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और पोस्ट करके कई जो सवाल है वो भी पूछे हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए था, कुछ तो अपनी टिप्पणी रखनी चाहिए थे और पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं उसको तेजस्वी यादव ने गिनाया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को लिखा है कि बिहार में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर आपसे 2 शब्द निंदा की अपेक्षा है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगल राज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए 2 से 3 दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक सूची साझा कर रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार की आपराधिक घटनाओं का जिक्र भी किया है। तो ये पोस्ट है तेजस्वी यादव का। बिहार में अपराध दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने की बात उन्होंने कही है। और देखिए, इस सोशल पोस्ट पर तेजस्वी की अब प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आई है और बीजेपी ने भी लालू राबड़ी शासनकाल पर सवाल उठाया है और कहा है कि जंगल राज हम ऐसे ही नहीं कहते हैं जहां पर उनके आवास पर अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को पनाह दिया जाता था। तेजस्वी जी चाह करके भी यह डाटा नहीं रिलीज कर पाएंगे कि ये अपराध हुए और इसमें अपराधी नहीं पकड़ा गया या जेल नहीं गया, जबकि उनके समय में जो अपराध करते थे वह शान से राज करते थे और मुख्यमंत्री आवास पे रहते थे। यादव जी अपराध पर राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर हम कार्रवाई बताने को तैयार है कि घटना पर कोई बचता नहीं है कानून के जबड़े से, लेकिन आपको यह बताना चाहिए अपने माँ पिता से पूछकर कि 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी और राबड़ी जी के राज में, उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए, तब अपराध पर आप राजनीतिक प्रवचन दीजिए। तेजस्वी यादव जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसकी जांच में
वही लोग दोषी पाएंगे जो किसी न किसी रूप से आरजेडी के द्वारा संरक्षित रहे होंगे, उनके द्वारा संपोषित रहे होंगे। एनडीए का कोई घटक दल ऐसे अपराधियों से, दबंगों से उतनी ही दूरी बनाता है जितनी दूरी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आरजेडी के लोगों से बनाते हैं। आज लगातार हर जगह गोलियों से भूना जा रहा है लोगों को, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार हो रहे हैं। इसे अपराधी राज ही कहेंगे। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहार में पूरी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधी मस्त हैं और सरकार और प्रशासन पस्त है। गुंडों की सरकार वाले तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि सरकार गुंडों को जेल के अंदर डालने के लिए, उन पर कार्रवाई के लिए, सख्त कार्रवाई के लिए संकल्पित है। वाह जंगल राज की जुबराज, क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सिर्फ ट्वीट करना है? और पूरी तरह से लोग सजग है। अपने लोगों को सजग करिए, चेता दीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो जंगल राज के पुरोधा आपके हैं वो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी भी दुर्दशा तय है। चाहे अपराधी हो या माफिया या भ्रष्टाचारी, सरकार सब पर निगाहें रख रही है, पूरी सजगता से काम कर रही है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।